हेलो बच्चों, मैं हूं उत्तम। सुस्वागत है आपका टाइटेनिक टेक यूट्यूब चैनल के माध्यम से मोशन वीडियो पार्ट 3 में, जिसका ऑब्जेक्टिव्स है स्पीड, वेलोसिटी विथ कंसेप्ट। स्पीड और वेलोसिटी को हम अच्छी तरीक़े से पढ़ेंगे। स्पीड और वेलोसिटी में रिलेशन भी देखेंगे और कुछ इसका डिफ्रेंशिएट भी करके देखेंगे कि ये दोनों में अंतर क्या है। ठीक है। अगला है आपका एसेलरेशन, रिटार्डेशन। एसेलरेशन और रिटार्डेशन क्या है? एसेलरेशन को ही रिटार्डेशन कहते हैं, लेकिन रिटार्डेशन किस केस में कहते हैं ये हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगला पॉइंट आपका आएगा ग्राफ, और ग्राफ के जरिए डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। जो मोशन में हम लोग न्यूमेरिकल बनाने में जो भी फार्मूला यूज करते हैं या यूज करेंगे आगे फ्यूचर में, ठीक है, उसको हम इसी ग्राफ मेथड से, ग्राफीय मेथड से हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। ठीक है, उसको कैलकुलेट करके निकालेंगे। तो चलिए आइए एक एक करके हम देखते हैं इसको। एज्यूम कर लीजिए कि यदि ये पॉइंट ए पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये मूव करना स्टार्ट करता है टाइम t1 पर, ठीक है, और मूव करने लगता है कुछ वेलोसिटी से, कुछ स्पीड से, और पॉइंट बी पर पहुंच जाता है। ठीक है, पॉइंट बी पर पहुंच गया। जर्नी स्टार्ट हुई पॉइंट ए से, एंड हुआ पॉइंट बी पर। टाइम t1 पर स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर t2 पर ख़त्म हो गया। अब बताइए कि ए से बी पर जाने में, फ्रॉम ए टू बी रीच करने में ऑब्जेक्ट को टाइम कितना लगेगा? t2 माइनस t1। फाइनल टाइम आपका t2 है। t1 से स्टार्ट किया, t2 पे पहुंच गया, ठीक है ना। तो t2 माइनस t1 क्या हो गया? आपका टाइम इंटरवल। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, यानी कि ए से बी पॉइंट तक पहुँचने में आपका टाइम लगा t2 माइनस t1, यानी कि डेल्टा t इसको बोल सकते हैं, चेंज इन टाइम बोल सकते हैं। ठीक है ना। यदि मैं यहाँ पर डिस्टेंस देखूँ, डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो पाथ लेंथ को ही क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं, जो पहले से क्लियर है आपको। ठीक है, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना कवर किया है? पॉइंट ए टू बी, डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए टू बी, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। यदि मैं पूछूं कि बताइए व्हाट इज़ द रेट ऑफ मोशन, किस रेट से मोशन हुआ है, कहने का मतलब इसका रेट क्या है, यहाँ से यहाँ तक किस रेट से वो मूव करते हुए पहुँचा है। तो आप या तो डिस्टेंस के बेसिस पे बताइएगा रेट ऑफ मोशन, या डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे बताइएगा रेट ऑफ मोशन। और रेट ऑफ मोशन क्या होता है आपका? रेट ऑफ मोशन क्या होता है? यदि हम डिस्टेंस के बेसिस पे देखें तो डिस्टेंस बाई टाइम इंटरवल डेल्टा टी। यदि हम डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे देखें तो क्या होगा आपका? डिस्प्लेसमेंट बाई डेल्टा टी। ठीक है, यही रेट है। कहने का मतलब कि रेट ऑफ मोशन, कहने का मतलब कि यूनिट टाइम में, इकाई समय में, यूनिट टाइम में ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है या कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है। हाउ मच डिस्टेंस कवर द ऑब्जेक्ट विच इज मूव्स फ्रॉम ए टू बी इन यूनिट टाइम, क्या कहलाएगा? आपका रेट ऑफ मोशन कहलाएगा। या डिस्प्लेसमेंट के केस में मैं कहूँ तो क्या कहूँगा कि यूनिट टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है। ठीक है, वो रेट ऑफ मोशन है। तो यहाँ से दो टर्म निकल के आता है, पहला टर्म डिस्टेंस के केस में और दूसरा टर्म डिस्प्लेसमेंट के केस में। दोनों रेट ऑफ मोशन है, लेकिन डिस्टेंस के बेसिस पे मैं देखूंगा रेट ऑफ मोशन तो उसको स्पीड कहा जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे यदि मैं देखूंगा रेट ऑफ मोशन तो उसको वेलोसिटी कहा जाएगा। ये दोनों को बारी बारी से लिखते हैं, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलिए आइए। स्पीड, सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन वगैरह लिख लेते हैं, फिर फार्मूलेट कर लेंगे, मैथमेटिकली स्पीड को समझ लेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ स्पीड देखेंगे। तो चलिए नोट करते चलिए, कॉपी पेन लेकर के ही बैठिए। जब भी टाइटेनिक टेक यूट्यूब चैनल का आप वीडियो देखिए तो कलम कॉपी लेके बैठिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बस एक ही चीज़ सिखाया जाता है, नोट कीजिए, रिवीजन कीजिए और कंसेप्ट को समझिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो ठीक है, क्योंकि आप यदि नोट्स बनाइएगा तो वीडियो को बार बार देखना नहीं पड़ेगा, आप रिवीजन घर पे ही कॉपी से कर सकते हैं। ऐसे तो घर पे ही पढ़ रहे हैं ना जी, मोबाइल के उस तरफ से आप देख रहे हैं ना, कैमरा के उस तरफ आप हैं, कैमरा की इस तरफ हम हैं।
आप उधर जो है इंटरेक्ट कर रहे हैं मशीन के साथ, मैं इधर कर रहा हूँ मशीन के साथ इंटरेक्ट, बस। तो उधर आप बनाते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, काम देगा आपको रिवीजन में, ठीक है। चलिए स्पीड नोट आउट कीजिए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस with respect to time is known as स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस के बेसिस पे यदि हम रेट देखेंगे मोशन को, मोशन का रेट देखेंगे तो वो स्पीड का लाएगा, ठीक है। यहाँ पर उसी चीज़ को लिखा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। क्या कहलाएगा? स्पीड। दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं इसको कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में इकाई समय में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा वो स्पीड कहलाएगा। दोनों सेम है, बस एक जो है कि थोड़ा सा अच्छे तरीक़ा से है, एक दोनों अच्छा ही है, ठीक है। दोनों का क्या बोलते हैं, अर्थ सेम है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। डिस्टेंस टेबल पर यूनिट टाइम क्या कहलाएगा? स्पीड कहलाएगा। मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली इसको मैं यदि शॉर्ट फॉर्म में लिख सकूँ तो मैथमेटिकली स्पीड इक्वल टू क्या लिखेंगे? स्पीड इक्वल टू जितना भी डिस्टेंस टेबल किया गया है, डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है, याद कर लेना इसको, ठीक है। SI यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब कि स्पीड को हम मीटर पर सेकेंड के स्टैंडर्ड में मापेंगे और मीटर पर सेकेंड इसका क्या है? SI यूनिट है। ऐसे स्पीड का जो है कि अदर यूनिट भी होता है, जैसे किलोमीटर पर आवर हो गया, किलोमीटर पर मिनट हो गया, ठीक है। और आगे होता है इट इज डिनोटेड बाय U/V। कह रहा है कि यदि मैं शॉर्ट फॉर्म में दिखाऊं स्पीड को, बार बार स्पीड लिखें नहीं, उसको शॉर्ट फॉर्म में दिखाओ सिंबल की तरह या सिंबल से, तो उसका जो है कि सिंबल क्या होगा? U और V होगा। अब कहोगे कि भाई U से कब दिखाएं, V से कब दिखाएं? तो जब ऑब्जर्वेशन चालू होगा, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया और यहाँ पर जो है कि हमारा ऑब्जर्वेशन ख़त्म हो जाता है। हम यहाँ पर ऑब्जर्वर की तरह खड़े थे, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट आया जहाँ और यहाँ पर आया पॉइंट ए पर, तो मैं इसको देखना आरंभ किया, मतलब कि ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुआ है पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर जाकर के मेरा ऑब्जर्वेशन ख़त्म हो गया। तो जिस समय ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुआ उस समय का जो है कि स्पीड क्या कहलाएगा? इनिशियल स्पीड कहलाएगा। और इनिशियल स्पीड को क्या कहेंगे? इनिशियल स्पीड को U से दिखाएंगे, ठीक है। और जिस पॉइंट पे मेरा ऑब्जर्वेशन ख़त्म होगा यानी कि एंड होगा, उस पॉइंट का स्पीड को कहेंगे फाइनल स्पीड ना, फाइनल स्पीड। और इसको V से दिखाया जाएगा। कहने का मतलब जब आपका ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुआ इनिशियल स्पीड को U से दिखाइए, जब आपका ऑब्जर्वेशन ख़त्म हुआ यानी कि समाप्त हुआ फाइनल स्पीड, उसको V से दिखाइए। U इनिशियल स्पीड को, V फाइनल स्पीड को। नोट आउट कीजिए। इसलिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम को हम ऐसे भी दिखाएंगे, U या V इक्वल टू डिस्टेंस को S या D से दिखाते हैं, बाई टाइम को T से, ठीक है। हम दोनों में से कहीं कहीं जो है कि U बराबर S बाई टी लिखा हुआ रहता है, या V बराबर D बाई टी, या U बराबर D बाई टी। इसमें से आप समझ लीजिएगा, जो भी जहाँ भी लिखा रहे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्पीड देखिए, टाइप्स ऑफ स्पीड, मेन टाइप्स ऑफ स्पीड है ये, नोट आउट कीजिए। पहला है यूनिफॉर्म स्पीड, सेकंड है आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड,
थर्ड है एवरेज स्पीड, और फोर्थ है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, नोट आउट कीजिए इसको। फर्स्ट था यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। समझिए पहले इसको। मूविंग ऑब्जेक्ट है, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होता है पॉइंट ए से, ठीक है, जर्नी पर है आगे। यदि मान लीजिए कि मैं ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया हूँ, ठीक ना, 3 o'clock, तीन बजे स्टार्ट हुआ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। बी पॉइंट पर पहुंच गया है, आपका टाइम है 4 o'clock। जर्नी एंड नहीं हुआ, अभी चल ही रहा है। बी से सी पर पहुंचा, ठीक है, 5 o'clock, और सी से डी पर पहुंच गया 6 o'clock, और लास्टली ऑब्जर्वेशन फिनिश हो गया, और डी पर जो है कि आपका मूवमेंट क्या कहते हैं, जर्नी जो है कि समाप्त हो जाता है। ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक अपना जर्नी करता है। मैं ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया था ए पॉइंट पर, और बिल्कुल जो है कि लीनियरली मैं उसको ऑब्जर्व करते गया, और जब फिनिश किया डी पर तब तक मैं ऑब्जर्व करता रहा। मैं ऑब्जर्वेशन में देखा क्या कि 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, बी सी पर ए जो है कि आपका स्टॉपेज है, बी सी पर रुका है और डी पर रुका है, ए से स्टार्ट किया है, ठीक है। अब कह रहा है कि आपका जो फर्स्ट टाइम इंटरवल है 3 से 4, यानी कि 3 से 4 बजे के बीच में, यदि डिस्टेंस जो है कि तय करता है 5 किलोमीटर लेट, यहाँ पर अगला ऑब्जर्वर जो है कि देख रहा है, यहाँ पर ऑब्जर्वर देख रहा है फर्स्ट टाइम इंटरवल में 5 किलोमीटर, सेकेंड टाइम इंटरवल में फिर से 5 किलोमीटर ही चलता है, ठीक है, थर्ड टाइम इंटरवल में 5 किलोमीटर ही चलता है। अब देखना यहाँ है कि हर टाइम इंटरवल में कितना किलोमीटर चल रहा है, वो 5 किलोमीटर, ठीक है ना। टाइम इंटरवल कितना का है, 4-1, यानी कि 1 आवर का टाइम इंटरवल है, और प्रत्येक टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। देख रहे हैं, टाइम इंटरवल आपस में इक्वल है, जो डिस्टेंस प्रत्येक टाइम इंटरवल में कर रहा है कवर, वो भी इक्वल है। जब इस तरह के मोशन हो ना, इस तरह के मोशन हो, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो उस समय जो है कि उसका स्पीड क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा। समझ में आया? ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है कि इक्वल टाइम इंटरवल में, टाइम इंटरवल है 1 आवर, प्रत्येक का इंटरवल 1 आवर, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल किया इक्वल, तो इसका जो स्पीड होगा, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, इस ऑब्जेक्ट का स्पीड होगा वो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड। इसको बनाना होगा तो नीचे में बना लीजिएगा, पहले इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। चलिए, यूनिफॉर्म स्पीड का, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स, और कवर भी बोल सकते हैं, कवर्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल intervals of time, equal interval of times, then a speed of the object is said to be यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, देन स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। नॉन यूनिफॉर्म
स्पीड। जस्ट इसका अपोजिट है, इसका अपोजिट। ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वेशन स्टार्ट, मोशन स्टार्ट, ठीक है, जर्नी समाप्त, ठीक है। ए से बी गया, बी से सी, सी से डी, डी पर समाप्त हो गया जर्नी। 5 किलोमीटर फर्स्ट पहला स्टार्ट करके पहला स्टॉपेज पे पहुंचा, तो 5 किलोमीटर के बाद, ठीक है ना, बी से सी तक गया 3 किलोमीटर चल करके, और सी से डी चला गया 7 किलोमीटर चल के, ठीक है। फर्स्ट जर्नी में यहाँ से यहाँ तक गया तो उसका टाइम लगा मान लीजिए कि 2 आवर, सेकेंड में चला 1 आवर, थर्ड में चला 3 आवर, ठीक है ना। अब देखिए अलग अलग टाइम इंटरवल है, या मान लीजिए हम टाइम इंटरवल को सेम में रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे समझ लेंगे इसको क्वेश्चन के जरिए। 1 आवर 1 आवर 1 आवर, टाइम इंटरवल सबका सेम है और डिस्टेंस सब में अलग अलग है, ठीक है ना। टाइम इंटरवल सेम, डिस्टेंस अलग अलग, ठीक है। क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्यों? क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस से ट्रेवल किया है, ठीक है। तो इसको भी नोट आउट कीजिए, बस सिंपल सा कंसेप्ट था, इसको बस 2-4 बार पढ़ लेना है, याद कर लेना काफ़ी है, ठीक है। देखिए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स unequal distances in equal intervals of time, then a speed of the object is said to be non-uniform स्पीड। क्या कर रहा है कि यदि ऑब्जेक्ट चलता है क्या अनइक्वल डिस्टेंस है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, लेकिन उसका टाइम इंटरवल जो है कि प्रत्येक इंटरवल का, प्रत्येक जो है कि जर्नी का टाइम इंटरवल क्या है, सेम है। इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा तो उसका जो है कि स्पीड का नाम क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। ये दोनों क्लियर। चलिए आगे। यदि कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है जर्नी पॉइंट ए से बी पर पहुंचते पहुंचते वो जो है कि 5 किलोमीटर, सेम एज पहले जैसा ही एग्जाम्पल है, ध्यान केंद्रित कीजिएगा यहाँ पर, बस समझने का प्रयास कीजिए कि क्या कहा जा रहा है, ठीक है। 5 किलोमीटर चला, 1 आवर लिया, टाइम कितना लिया है, 1 आवर 5 किलोमीटर चलने में। फिर से स्टार्ट हुआ, सी पर पहुंचा, ऑब्जर्वेशन अभी जारी है, ठीक है। 7 किलोमीटर चला, इसमें 3 आवर लिया टाइम। सी पर कुछ देर आराम किया, फिर सी से स्टार्ट करता है, डी पर पहुंच जाता है। अभी इस बार जो है कि 6 किलोमीटर चलता है और 2 आवर टाइम लेता है, ठीक है। अब मैं कहूँ कि बताइए जी व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू डी, ए से डी तक जाने में इसका क्या स्पीड रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक टर्म आता है एवरेज स्पीड का, ठीक है ना। और एवरेज स्पीड क्या कहलाता है, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और टोटल टाइम कितना लिया, ये दोनों का रेशियो। जनरली स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर पहले से पता है क्या, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब डिस्टेंस टोटल जो है कि देखिए तो आपका 7, 5 और 6 ये सब का एडिशन, समेसन 7, 6, 13, 5, 18 किलोमीटर चला है। टाइम कितना लिया है आपका, 6 आवर, ठीक है ना। तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि 18/6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये जो हमको स्पीड निकल के आता है इस प्रकार से, उसको कहा जाता है एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस का टोटल टाइम के साथ रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए, अगला आपका था एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे डिफाइन किया जाता है, इट इज डिफाइंड एज द
रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन जर्नी टू टोटल टाइम in a journey to total time taken। ठीक है, क्या कर रहा है कि एवरेज स्पीड कैसे डिफाइंड होता है, तो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से क्या कर लीजिए, आप रेशियो निकाल लीजिए या डिवाइड कर लीजिए, तो आपका क्या निकल के आता है, एवरेज स्पीड। मैथमेटिकली इसको कैसे डिराइव करेंगे, मैथमेटिकल कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, समझ में आया। चलिए पॉइंट आउट कीजिए। एवरेज स्पीड इज डिनोटेड एच। अब कह रहा है एवरेज स्पीड को दिखाएं कैसे, स्पीड को भी या यू से दिखाते तो क्या एवरेज स्पीड को भी उसी से दिखाएंगे, नहीं, इसको दिखाने के लिए एक स्पेशल ट्रिक अपनाया जाता है। इधर से और इधर से ऐसे बंद कर दीजिए, जो है वो लगा दीजिए, दोनों तरफ से ऐसे बंद है ना, तो इसका मतलब वो एवरेज स्पीड दिखा रहा है। या ऐसे दिखाते हैं, भी ए भी जी लिख दीजिए, या और करके लिखते हैं, दोनों जगह स्लैश मारेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, या यू ए भी जी। यू ए भी जी का मतलब भी होता है स्पीड एवरेज, भी ए भी जी का मतलब भी होता है आपका स्पीड एवरेज। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और करके ऐसे भी दिया और ऊपर से एक रेकरिंग जैसा साइन, तो इसका मतलब क्या होता है, एवरेज स्पीड। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू और ऊपर से रेकरिंग। ठीक है, ये क्या दिखाता है, एवरेज स्पीड का नोटेशन या डिनोट करता है, इस सिंबल है। ठीक है, तो जब भी एवरेज स्पीड आपको दिखाना है तो आप कैसे दिखाएंगे, एवरेज स्पीड भी आई यू, आप जो भी लिखेंगे वो एवरेज स्पीड दिखाएगा। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस को मैं डी से दिखा दूँ कोई दिक्कत, या एस से दिखा दूँ कोई दिक्कत, एस या डी से दिखाया जाता है आपका डिस्टेंस को, तो एस से दिखा दिया और टाइम को टी से दिखा दिया, यानी कि एवरेज स्पीड इक्वल टू एस टोटल बाई टाइम टोटल। ठीक है, समझ में आया। चलिए इसको भी नोट आउट कीजिए और आगे देखते हैं। फोर्थ है आपका इंस्टैन्टेनियस स्पीड। इंस्टैन्टेनियस स्पीड, द स्पीड of any moving object at a particular time or position is known as इंस्टैन्टेनियस स्पीड। क्या बोल रहा है, समझिएगा क्या कर रहा है, स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है या रुका हुआ है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पर मूविंग ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो स्पीड ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका स्पीड कब, किसी पार्टिकुलर टाइम पर, खास समय पर। मैं पूछूं 4 बजे आपका स्पीड कितना था, तो वो पार्टिकुलर टाइम का स्पीड हो गया आपका। 4 बजे आपका जो स्पीड होगा वही आप बताइएगा, ठीक है ना। तो किसी पार्टिकुलर टाइम पर या किसी खास स्थान पे, पोजीशन उसका कोई खास हो, ठीक है ना, या कोई पार्टिकुलर पोजीशन हो या कोई पार्टिकुलर टाइम हो, तो उस समय का या उस पोजीशन का स्पीड क्या कहलाएगा, आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगा, ठीक है ना। किसी इंस्टेंट पे किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाता है। और बस ये एक टर्म है, इसको नोट आउट कीजिए, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए पॉइंट्स अबाउट स्पीड।
ध्यान दीजिए, अभी तक जितना भी स्पीड पढ़ा वो सब में से पॉइंट आउट करना है कि क्या क्या इसका कंसेप्ट क्या क्या है, कुछ कुछ जो याद करना है वो पॉइंट आउट करना है कि क्या क्या जो है याद करें हम इसका स्पीड का। तो सबसे पहले जो है कि आपका पहला पॉइंट है आपका स्पीड को यू या वी से दिखाते हैं, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड एज यू या वी, या बाई लिख सकते हैं, यू या वी, ठीक है। सेकेंड है आपका SI यूनिट, नोट आउट करते जाइए फटाफट, ठीक है ना, पहले से ये सब लिखा हुआ है। SI यूनिट ऑफ स्पीड मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये बताइए स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाई टाइम है। डिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है। यदि मूव नहीं कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, एकदम रेस्ट में है, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। यदि मूव करेगा तो उसका डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, जो पहले ही क्लियर कर दिया गया है मोशन का पार्ट 1 में, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस आपका क्या होता है, या तो जीरो होता है या तो पॉजिटिव होता है। तो आपका स्पीड भी क्या हो जाएगा बताइए, स्पीड इज जीरो और पॉजिटिव फॉर एनी ऑब्जेक्ट, या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा। फोर्थ में आपका क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। चलिए ये पॉइंट आउट कीजिए, काम खत्म। अच्छा पांचवा पॉइंट भी आप नोट आउट कर लीजिएगा। पांचवा में स्पीड, आप स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी देखे थे पार्ट 1 में, ठीक है ना। यदि आप पार्ट 1 देखे होंगे तो उसको देखोगे, नहीं देखे हैं तो इसको देखने के बाद आप उसको देख सकते हैं। उसमें कुछ जो है कंसेप्ट आपको बताया गया है। फिजिकल क्वांटिटी में आपको वेक्टर और स्केलर का कंसेप्ट बताया गया था। अब चूँकि स्पीड क्या है, डिस्टेंस क्या था आपका स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी का ये क्या है, रेट है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका स्केलर क्वांटिटी। इसलिए स्पीड क्या होता है आपका स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। यही 5 पॉइंट है, आप नोट आउट कीजिए इसको। और अब वेलोसिटी देखिए, ठीक है। वेलोसिटी भी सेम कंसेप्ट है, स्पीड जैसा ही है, लेकिन यहाँ पर बस ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा। वहाँ पर क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस। यहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी ऑन द बेसिस ऑफ क्या, डिस्प्लेसमेंट। बस इतना ही अंतर है, बाकी सब सेम है। इसको नोट आउट करते जाइए फटाफट, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट with respect to टाइम, या इसको क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कवर्स पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी, ठीक है। मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मैथमेटिकली क्या, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट टाइम। एक बार समझ लीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट के रेट में चेंजिंग, है ना, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितने रेट से चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ, टाइम चेंज हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट में किस प्रकार से, किस रेट में चेंजिंग आ रही है, ठीक है ना। उस रेट को क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे, या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इकाई समय जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाएगा किसी ट्रैवलिंग ऑब्जेक्ट के द्वारा या मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा, उसको क्या कहा जाएगा, वेलोसिटी कहा जाएगा। वेलोसिटी को क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, क्योंकि टोटल टाइम जितना लेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड कर देंगे तो उसका क्या आ जाएगा, यूनिट टाइम में
कवर किया गया डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और उसी को तो कहते हैं वेलोसिटी। यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाता है उसको वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को क्या कहेंगे, वेलोसिटी। ये फार्मूलेट हो गया। चलिए इसको नोट आउट कीजिए, फिर इसका टाइप देखते हैं। SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी सेम एज मीटर पर सेकेंड, स्पीड जैसा, ठीक है। डिनोट इसको भी वैसे ही किया जाता है, डिनोटेड बाय यू या भी, सेम कंसेप्ट यहाँ भी यू या भी। यहाँ पर यू इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, भी फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। सेम कंसेप्ट है स्पीड वाला, ठीक है ना। इसमें एक पॉइंट और क्या है, ये वेक्टर है कि स्केलर है। देखिए तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक खास डायरेक्शन में होता है, इनिशियल टू फाइनल डायरेक्शन उसका क्या है, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की ओर उसका डायरेक्शन होता है ना। किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा मूव किया गया डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। अब डिस्टेंस जो है कि स्केलर होता था तो स्पीड स्केलर हुआ। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट का रेट भी क्या हो जाएगा, वेक्टर। चेंजिंग रेट भी क्या हो जाएगा, वेक्टर ही होगा ना, क्योंकि डिस्टेंस यदि चेंज हो रहा है तो स्केलर हो रहा है, तो स्पीड भी स्केलर। तो डिस्प्लेसमेंट यदि आपका चेंज होगा तो उसका रेट क्या होगा, भी वो भी वेक्टर होगा। तो आपका जो है कि क्या हो जाएगा, वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो इट इज, या हम लिख सकते हैं क्या, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। चलिए नोट आउट कीजिए। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, पहला है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। If an object covers equal displacements in equal interval of time, then velocity of the object is said to be यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या कह रहा है बाबू कि इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स, बराबर बराबर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो उसका जो है कि वेलोसिटी क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कंसेप्ट वही सेम एज स्पीड, ठीक है ना। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, वहाँ पर डिस्टेंस कवर कर रहा था, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हुआ, इक्वल डिस्प्लेसमेंट यदि कवर किया जा रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो ऑब्जेक्ट का स्पीड किस तरह, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी किस तरह का वेलोसिटी कहलाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। आगे का जो है कि टाइप है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जस्ट अपोजिट, इफ एन ऑब्जेक्ट covers unequal displacement in equal interval of time, then the velocity of the object is said to be नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है।
क्या कह रहा है कि यदि ऑब्जेक्ट का जो है कि डिस्प्लेसमेंट चेंज अनइक्वल होता है, क्या इक्वल टाइम इंटरवल में, तो स्पीड क्या कहलाएगा उसका, नॉन यूनिफॉर्म, क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट यदि तय करेगा तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड नहीं, वेलोसिटी कहलाएगा। ठीक है ना। क्या कर रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है कि अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इक्वल टाइम इंटरवल में, टाइम इंटरवल सेम है बट डिस्प्लेसमेंट जो कवर कर रहा है अनइक्वल कर रहा है, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। नोट आउट कीजिए। उसके बाद अगला टाइप देखते हैं। थर्ड में है आपका एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट cover to the total time taken। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, रेशियो होता है किसका, जर्नी में जितना टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया, जर्नी समाप्त होने से पहले ऑब्जेक्ट कितना बार स्टॉप हुआ है उससे कोई मतलब नहीं, बस टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, और जर्नी के समय मतलब कि जब वो मूव कर रहा था तो वो मूव करते हुए कितना टाइम लिया। ठीक है ना। तो टोटल टाइम और टोटल डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होगा आपका क्या कहलाएगा, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है ना। एवरेज वेलोसिटी मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, मैथमेटिकली क्या, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिए, आपका क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। चलिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगा और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगा, क्योंकि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर में हमको ध्यान देना पड़ता है कि डायरेक्शन क्या है। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका कि यदि कोई ऑब्जेक्ट ए टू बी, बी टू सी जाता है और यदि ए जो है कि अपना टाइम यहाँ पर 1 आवर लेता है और 5 किलोमीटर दोनों में ट्रेवल करता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। यहाँ पर भी 1 आवर दोनों का टाइम इंटरवल सेम है। ठीक है ना। 1 आवर 5 किलोमीटर यहाँ भी ट्रेवल किया और 5 किलोमीटर यहाँ भी ट्रेवल किया। अब आपको बताना है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी किस केस में है, इस केस में है, इस केस में है या इस केस में है। ठीक है ना। यहाँ पर स्पीड दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब बताइए कि यदि मैं इस केस में देखूं तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट d इक्वल टू 10 किलोमीटर, टाइम कितना हो जाएगा आपका 2 आवर, वेलोसिटी कितना हो जाएगा आपका, देखिए वेलोसिटी कितना हो जाएगा आपका, हाँ 10/2 यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। ये तो गलत तरीका है ना, क्योंकि हम आगे ही जान रहे हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्ट ऐड करके ये तो एवरेज वेलोसिटी मेरा आ गया, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है पता ही नहीं है। लेकिन इस केस में मैं गलती से भी सही बना दिया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो डायरेक्शन था और यहाँ से यहाँ तक का डायरेक्शन था मूविंग ऑब्जेक्ट का, वो दोनों सेम था। इसलिए क्या है, यहाँ पर डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, साथ में टाइम इंटरवल भी आपका सेम ले रहा है। टाइम इंटरवल सेम है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, लेकिन सेम डायरेक्शन में। जब सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा तो वेक्टर जो है कि चेंज नहीं होता। यदि आपका इस केस में ध्यान दीजिए, पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाता है इस डायरेक्शन में और पॉइंट बी टू सी जाता है
इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें कि डायरेक्शन इधर है तो वेक्टर क्या है, इधर की ओर है, इधर हम देख रहे हैं तो इधर की ओर है। अब वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होता है तो वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर है, तो वेलोसिटी एक का इधर की ओर, एक का इधर की ओर, दोनों कभी भी जो है कि ऐड हो पाएगा। ये ऐड होगा स्पेशल रूल के द्वारा, जो आपको 11th में पढ़ना होगा वेक्टर एडिशन में, ठीक है। तो यहाँ पर जब डायरेक्शन चेंज होता है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाए तो पूरा क्वांटिटी ही चेंज हो जाता है, उसका वैल्यू चेंज हो जाता है। मैग्नीट्यूड भले कांस्टेंट रहे, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड चेंज ना हो, लेकिन यदि डायरेक्शन चेंज हो जाता है आपका तो क्वांटिटी चेंज हो जाता है। इसलिए यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमेशा ध्यान दीजिएगा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगा, जब इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करे, लेकिन किसी खास डायरेक्शन में। डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इक्वल तो यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल भी ले रहा है, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर दे रहा है। तो डायरेक्शन जब चेंज करेगा तो वहाँ पर वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करने से वेक्टर क्वांटिटी आपस में, वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और डायरेक्शन चेंज हुआ तो आपका क्या हो गया, उसका वैल्यू चेंज हो गया। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गया, ठीक है। तो कभी भी यूनिफॉर्म की बात है तो ध्यान में ये रहना चाहिए कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आपका डायरेक्शन एक खास डायरेक्शन में होना चाहिए। जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा किसी खास डायरेक्शन में चाहिए। मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, खास डायरेक्शन में होना चाहिए, और इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करना चाहिए इक्वल टाइम इंटरवल में, तभी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। यहाँ पर क्या है, इक्वल टाइम इंटरवल ट्रेवल कर रहा है, इक्वल टाइम क्या बोलते हैं, इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, बस डायरेक्शन चेंज कर दे रहा है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर क्या है, स्पीड तो 3 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, बिल्कुल यूनिफॉर्म है, हमेशा उसी से चेंज क्या बोल रहे हैं, उसी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, लेकिन हर पॉइंट पर अपना डायरेक्शन है। यदि इस पॉइंट पर खींचे टेंजेंट तो इधर क्यों डायरेक्शन है, यहाँ पर खींचे तो इधर क्यों डायरेक्शन है, हर पॉइंट पर क्या कर दे रहा है, अपना जो है कि मूवमेंट का डायरेक्शन चेंज कर दे रहा है। अपना मूवमेंट का डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज कर रहा है तो वेलोसिटी हर पॉइंट पर चेंज हो जा रहा है। कहने का मतलब यहाँ तो कभी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो ही नहीं सकता है। तो जब सर्कुलर मोशन कोई ऑब्जेक्ट करता है तो वहाँ पर कभी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगा, ये बात जेहन में हटा लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को नोट आउट कीजिएगा तो कर लीजिए, अच्छा ही रहेगा। 4 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी है आपका, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी, ठीक है, सेम एज इंस्टैन्टेनियस स्पीड ही है, यहाँ पर बस डिस्प्लेसमेंट की बात है। इट इज डिफाइंड एज, नहीं यहाँ पर थोड़ा ऐसा लिखिए, द वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ, द वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी एट अ पार्टिकुलर टाइम और पोजीशन, ठीक है, इज नोन एज इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। क्या कह रहा है, द वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कब, पार्टिकुलर टाइम पर, किसी पार्टिकुलर टाइम पर या पार्टिकुलर पोजीशन पे, किसी पार्टिकुलर स्थान पे, ठीक है ना, क्या कहलाएगा, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी कहलाएगा। नोट आउट कीजिए, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन को देखते हैं। सम पॉइंट्स अबाउट वेलोसिटी। एक्सेलरेशन को देखने से पहले थोड़ा सा पॉइंट आउट कर लीजिए वेलोसिटी का, जो अभी तक पढ़ा है। पहला पॉइंट है आपका वेलोसिटी का क्या, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट डिनोटेड बाय यू और भी, ठीक है। थर्ड पॉइंट एसआई यूनिट
नोट आउट फटाफट कीजिए। SI यूनिट मीटर पर सेकेंड। फोर्थ पॉइंट है आपका इट में बी जीरो पॉजिटिव और निगेटिव फॉर अ मूविंग बॉडी। ठीक है। 5 पॉइंट वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ठीक है, ये 5। अच्छा, यहाँ पर हम लिखें इट में भी जीरो पॉजिटिव और निगेटिव। इसका मतलब क्या है? ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए। मूव कर रहा है फिर भी डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं, वेलोसिटी जीरो है, या मूव कर रहा है फिर भी वेलोसिटी पॉजिटिव है, मूव कर रहा है फिर भी वेलोसिटी निगेटिव है। अरे पॉजिटिव का मतलब तो समझ में आता है कि हाँ पॉजिटिव है, चल रहा है तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा तो पॉजिटिव होगा। लेकिन ये निगेटिव जीरो का कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है। थोड़ा सा याद कीजिए पार्ट 1 का बात, ठीक है ना। वहाँ पर बताया गया कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट यदि जीरो होगा तो जीरो बाई कितना हो से भागा दीजिए, टाइम इंटरवल का वैल्यू कितना हो, बड़ा हो या कितना हो, छोटा हो। जीरो बाई टी इक्वल टू जीरो, यानी कि वेलोसिटी आपका जीरो हो जाएगा। अच्छा, यदि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हुआ तो, यदि क्या बोलते हैं, यदि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हुआ तो टाइम इंटरवल से भागा दीजिए। टाइम इंटरवल तो हमेशा पॉजिटिव होगा। निगेटिव को पॉजिटिव से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, निगेटिव ही आएगा ना जी, है ना। तो वेलोसिटी क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। कन्फ्यूज नहीं होइए, है ना। पॉजिटिव तो ऑलरेडी होता ही है। ठीक है, चलिए एक्सेलरेशन ध्यान दीजिए। अब मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जी, ठीक है ना, तो उसका स्पीड कभी भी एक समान बना नहीं रहता है। गाड़ी को देखते हैं रोड पे, कभी स्लो डाउन होता है, कभी फास्ट हो जाता है ना, कभी बहुत तेज़ी से बढ़ते बढ़ते अचानक ब्रेक लगाता है और रुक जाता है। ठीक है ना, यानी कि स्पीड या वेलोसिटी उसका चेंज होते रहता है। यदि मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है या कार है, वो अपना इनिशियल यू वेलोसिटी था उसका, ठीक है ना, फिर वो एक्सेलरेट करता है अपने वाहन को, अपने गाड़ी को, और बहुत फास्ट मूव करने लगता है और एक फाइनल वेलोसिटी भी गेन कर लेता है। तो कुछ टाइम लेता है ना यू से भी तक पहुंचने में, वो कुछ ना कुछ टाइम लेता है। अब बताइए कि यदि उसका इनिशियल वेलोसिटी यू था, फाइनल वेलोसिटी भी आ गया, टाइम टी लिया वो, तो किस रेट से वो मूव किया, यूनिट टाइम में उसका वेलोसिटी कितना चेंज हुआ या उसका स्पीड कितना चेंज हुआ। ठीक है ना, उस रेट को क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन। जिस रेट से उसका स्पीड क्या या वेलोसिटी चेंज होगा, ठीक है ना, जिस रेट से वेलोसिटी चेंज होगा किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का, वो एक्सेलरेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो लिखिए, इसको भी पॉइंट आउट कीजिए। सिंपल सा कंसेप्ट है क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में जिस रेट से वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी स्पीड नहीं, ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी जिस रेट से चेंज होगा, है ना, एक्सेलरेशन कहलाएगा। इज नोन एज एक्सेलरेशन। मैथमेटिकली इसको कैसे डिनोट करेगा, मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं कैसे, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। जितना टाइम लगा, डेल्टा टी का मतलब, इसको डेल्टा भी पढ़ते हैं, चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम। मान लीजिए कि 4 बजे स्टार्ट किया, 5 बजे तक जो है कि यू से भी बन गया, तो यहाँ पर 5 - 4 यानी कि 1 आवर, ये टाइम ही है, टाइम इंटरवल है। ठीक है ना, डेल्टा टी का मतलब होता है टाइम इंटरवल। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। ठीक है,
नोट आउट कीजिए। एसआई यूनिट क्या होता है एक्सेलरेशन का? एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ध्यान दीजिए ना, वेलोसिटी ऊपर में है, मीटर पर सेकेंड इसका ऑलरेडी क्या होगा? एसआई यूनिट होगा। टाइम से डिवाइड कर रहे हैं तो सेकेंड से फिर से डिवाइड कर दिया, सेकेंड क्या हो जाएगा? देखिए तो मीटर पर सेकेंड और डिवाइड में फिर से सेकेंड आ गया तो क्या हो जाएगा? इससे होकर के मीटर पर सेकेंड, नीचे में स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? तो एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, और इट इज डिनोटेड बाई छोटी ए। स्मॉल ए से इसको क्या किया जाता है? डिनोट किया जाता है। एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिनोटेड बाई ए। ठीक है, नोट आउट कीजिए, उसके बाद देखते हैं। इसलिए एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो गया? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। अब ध्यान दीजिए तो चेंज इन वेलोसिटी को क्या कहेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल को चेंज इन कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी को v से दिखाते हैं, इनिशियल को u से, और टाइम जो है कि टाइम इंटरवल को t से दिखाएंगे। ठीक है ना, टाइम इंटरवल को t से। अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। यदि मान लीजिए कि हम t को इधर लाते हैं तो a इंटू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? a इंटू टी इक्वल टू वी माइनस यू। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं v माइनस यू इक्वल टू ए टी। ठीक है, v को इधर ही रख लीजिए, u को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा? u प्लस ए टी। इसको बिल्कुल याद कर लीजिए क्योंकि ये न्यूमेरिकल बनाते समय बहुत काम आएगा, और यही आपका फर्स्ट फार्मूला है, फर्स्ट फार्मूला। ठीक है, पहला फार्मूला यही है जो आपको मोशन में न्यूमेरिकल बनाते समय काम आएगा। दो फार्मूला और है जिसको फार्मूलेट करेंगे आप आगे ग्राफीय विधि दे ना, तो नोट आउट कीजिए इसको। चलिए, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को शॉर्ट में ACC पावर n डाल देते हैं। ठीक है ना, पहला है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, सेकंड आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, फर्स्ट को नोट आउट कीजिए। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। If an object travels on a straight line path, यहाँ पर ऐसे भी बोल सकता था कि इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलेगा भाई तो वो सीधा चलेगा तो एक ही डायरेक्शन में चलेगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, यदि स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलता है और एंड द वेलोसिटी डिक्रीजेज और इंक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट, in equal time interval. Then the acceleration of the object is said to be यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा ध्यान दीजिए, यूनिफॉर्म को कभी कभी जो है कि कहा देता है कांस्टेंट, क्या बोल देता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यदि यूनिफॉर्म स्पीड है तो वहाँ पर कभी कभी बोल देता है कांस्टेंट स्पीड, है ना।
यदि वेलोसिटी है यूनिफॉर्म में तो कभी कभी बोल देता है कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ध्यान दीजिएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी बोलता है। ठीक है, क्या कर रहा है कि यदि ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन पाथ पे और उसका वेलोसिटी या तो इंक्रीज करता है या तो डिक्रीज करता है इक्वल अमाउंट में, इक्वल टाइम इंटरवल पर, इक्वल टाइम इंटरवल पर यदि उसका इंक्रीजमेंट ऑफ वेलोसिटी या डिक्रीजमेंट ऑफ वेलोसिटी इक्वल रहता है, ठीक है ना, तो उसका जो है एक्सेलरेशन कहलाता है ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ में आया? नोट आउट कीजिए, उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को देखेंगे। इसका एग्जांपल कुछ देख लीजिएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का पहला, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट कहने का मतलब यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, ठीक है, तो ये क्या है, फ्री फॉलिंग है, अंडर ग्रेविटी ये गिर रहा है नीचे की ओर। या हम यहाँ पर वैक्यूम बना दें, एक वैक्यूम चैम्बर में ऊपर ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया ऐसे, ठीक है ना, तो ये फ्री फॉलिंग कहलाता है। ठीक है, तो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता है। सेकेंड, रोलिंग एंड राउंड ऑब्जेक्ट ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, किसी राउंड ऑब्जेक्ट में जैसे गेंदा हो गया है ना, यदि वो रोल कर रहा है इंक्लाइंड प्लेन पे, ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पे रोल कर रहा है, तो उसका जो है कि एक्सेलरेशन होगा वो भी कांस्टेंट होगा। ऐसे राउंड के जगह पे कुछ दूसरा शेप भी हो सकता है, लेकिन उसका जो है कि स्लाइड करने का जो इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट स्पीड में क्या बोलते हैं, वेलोसिटी में आ रहा है, वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल होना चाहिए। तब जो है कि क्या होता है, उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट या यूनिफॉर्म बोला जाता है। क्योंकि राउंड ऑब्जेक्ट आराम से मूव कर सकता है ना, इसलिए यहाँ पर राउंड ऑब्जेक्ट लिखे हैं ताकि समझने में आपको परेशानी नहीं हो। ठीक है, आगे का जो है कि पॉइंट नोट कीजिए नॉन यूनिफॉर्म का। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, if an object changes its velocity unequally in equal टाइम इंटरवल, ठीक है ना, देन एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या कर रहा है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है ना, वो अपना वेलोसिटी को चेंज करता है अनइक्वली, बराबर अमाउंट में नहीं चेंज कर रहा है, या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। चेंज करने का मतलब इंक्रीज या डिक्रीज, अनइक्वली, अनइक्वल अमाउंट में, ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल में, तो आपका जो है कि एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। ठीक है, इसको भी नोट आउट कीजिए, इसका कुछ लिख लीजिए। देखिए एग्जांपल इसका क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मूवमेंट ऑफ कार, मूवमेंट MOVEMENT, मूवमेंट ऑफ अ कार ऑन रोड। ठीक है, एक कार का मूवमेंट रोड पे, ठीक है। सेकंड, मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन रेल, पटरी पे किसी ट्रेन का मोशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से होता है, क्योंकि ये कभी स्लो डाउन होता है, कभी इंक्रीज करता है, लेकिन इसका इंक्रीजमेंट का और डिक्रीजमेंट का जो है कि वेलोसिटी का रेट वो इक्वल नहीं होता है, कभी बहुत फास्ट बढ़ जाता है, कभी बहुत फास्ट स्लो डाउन हो जाता है। लीनियरली इंक्रीज नहीं करता है वेलोसिटी, लीनियरली डिक्रीज नहीं करता है वेलोसिटी, इसलिए इसका एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के कैटेगरी में आता है। ठीक है ना, एक्सेलरेशन के पॉइंट के अंदर ही ऑब्जेक्टिव में एक था
रिटार्डेशन का कंसेप्ट। अब रिटार्डेशन क्या होता है? रिटार्डेशन भी एक्सेलरेशन ही होता है, मैं इंट्रोडक्शन में ही बताया था। लेकिन कैसा एक्सेलरेशन? तो ध्यान दीजिए, जब एक्सेलरेशन निगेटिव हो, क्या हो? निगेटिव, तो वही निगेटिव एक्सेलरेशन क्या कहलाता है? रिटार्डेशन कहलाता है। आप खुद से नोट आउट कर लीजिए, नहीं तो फिर लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। रिटार्डेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। ठीक है, जब हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट में, जैसे मान लीजिए कि हम बाइक चला रहे हैं, तो बाइक में जब ब्रेक लगाते हैं ना, तो ब्रेक लगाते हैं तो वहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं होता है, निगेटिव एक्सेलरेशन होता है, स्लो डाउन होता है धीरे धीरे वेलोसिटी। जब स्लो डाउन होगा धीरे धीरे वेलोसिटी, तो वहाँ पर रिटार्डेशन होगा, मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर रिटार्डेशन हुआ। जब कोई ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर की ओर फेंकता हूँ, ठीक है ना, तो ऊपर की ओर फेंकता हूँ, तो मैं यदि कुछ स्पीड दे करके इसको फेंका, तो ऊपर की ओर जाते जाते स्लो डाउन होता है, और एक हाइट पर आने के बाद उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है और फिर नीचे गिरता है। तो जब ऊपर जा रहा होता है ऑब्जेक्ट, तो उसका क्या होता है? वेलोसिटी कमता जाता है धीरे धीरे, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रिटार्डेशन हुआ। तो ये दो को एग्जाम्पल है, इसको नोट आउट कर लीजिएगा। ठीक है ना, फिर आपका वीडियो ऐसे भी लंबा हो चुका है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और इसमें मैं सोचा था कि 3 पॉइंट ऑब्जेक्टिव्स में जो आप देखी हैं इंट्रोडक्शन के अंदर में, कि मैं ग्राफीय विधि से कुछ कैलकुलेशन करने वाला था, फार्मूला को डिराइव करने वाला था, वो इस वीडियो में तो नहीं हो पाएगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। ठीक है ना, अगला वीडियो में मैं केवल ग्राफ और उसका जो है कि उसके द्वारा कुछ फार्मूला का डेरिवेशन और कुछ ग्राफ्स का जो है कि कंसेप्ट भी समझ लेंगे उसमें विस्तार रूप से 25-30 मिनट के वीडियो में। ठीक है ना, उसके बाद आपको एक वीडियो और दिया जाएगा मोशन सीरीज में ही, जो केवल न्यूमेरिकल को कवर करेगा, और वो आपके लिए ये सारे कंसेप्ट का जो है कि क्लियरनेस वहीं पर होगा, क्योंकि इसका यूज केवल न्यूमेरिकल में ही होगा। साथ में जो है कि ये तो याद करिएगा ही आप डेफिनेशन को। तो आज इतना ही तक, धन्यवाद।